नमस्कार। आइए आज हम ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान शुरू करते हैं। ठीक है। ओशनोग्राफी शुरू समुद्र विज्ञान ये फिजिकल जियोग्राफी की एक शाखा है जो भौतिक भूगोल है, उसकी एक शाखा के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हम सबसे पहले ओशनोमॉर्फोलॉजी एंड बॉटम रिलीफ के बारे में चर्चा करेंगे। जो ओशियन में पाए जाने वाले आकृति हैं, जो स्थलकृति बन रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन, और वहाँ के जो उच्चावच मतलब बॉटम मतलब नीतल पे या जिसे कहते हैं पेदी पर जो उच्चावच बन रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को जानते रहिएगा, जब भी बॉटम की बात आएगी तो एकदम नीचे तल वाला, जैसे मान लीजिए पूरा ओशियन है, ठीक है, उसके एकदम नीचे वाले हिस्से को बॉटम सी बॉटम कहेंगे, समुद्र का नितल कहा जाता है। और जब सी लेवल की बात होती है, तल की होती है, तो सी सरफेस एकदम जो ऊपरी सतह होती है समुद्र की, उसे सरफेस कहते हैं। सी सरफेस तल वाला, सतह वाला तल, ठीक। और नीचे वाले को नितल कहते हैं। एकदम गहराई में जो रहेगा उसे नितल कहेंगे, और जो एकदम ऊपर वाला सरफेस रहेगा उसे तल कहेंगे। तो स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई जो है, मतलब ऊंचाई और फिर गहराई, उसका जो स्टडी किया जाता है वह हिस्पोग्राफिक कर्व के द्वारा, या फिर क्या कहते हैं हिस्पोमेट्रिक कर्व द्वारा, मतलब उच्चामितीय वक्र द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जानते हैं एरिया उसका निकाला जाता है, फिर हाइट कितनी है और परसेंटेज, इससे इन सब चीज़ों का शो होता है। और इस चीज़ को भी जानते रहेगा कि एक बेथीमेट्रिक कर्व होता है, वह जो सी लेवल मैंने बताया है समुद्र तल, उसके अंदर की जो गहराई है सी लेवल के बॉटम के बीच में, बैथी मतलब गहराई होता है, ठीक है। तो सी लेवल से अंदर तक की जो गहराई का अध्ययन होता है, इसे कहते हैं ओशियन बेसिन की गहराई का मापन इससे किया जाता है बेथीमेट्रिक से। जबकि जो हाइपोमेट्रिक था वह सागर तल सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई का मापन करता है, अगर ऐसे बांटा जाए तो, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम बांटने की बात करें तो मॉडर्न समय में जो स्थिति आ गई है ऊंचाई और गहराई नापने के लिए सी मार्क है, ग्लोरीला है, इन सब के मापन होता है, जो कि बहुत ही आधुनिक है ये मापन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आते हैं बॉटम रिलीफ में। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, महाद्वीपीय मग्न तट में। तो महाद्वीपीय मग्न तट की जब बात आएगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इस चीज़ को हम पहचानने के पहले हम आपको एक ग्राफ के जरिए समझा देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए, ये हमारा ये पूरा धरातल का हिस्सा है, ये समझिए कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे मैंने लगाया हुआ है, तो ये आपके कॉन्टिनेंट हो गए। और ये देखिए समुद्र के हिस्से में जब ये कॉन्टिनेंट तट वाला हिस्सा पहुँचता है तो इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, ठीक है। ये 1 से 2 डिग्री इसका रहता है ढाल। और फिर उसके बाद जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होता है उसी को शेल्फ ब्रेक कहते हैं, ठीक। और जब शेल्फ ब्रेक जो है, जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब वह बिंदु जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाए, तो उसे शेल्फ ब्रेक कहते हैं, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है खड़ा ढाल है, देख रहे हैं ना, ये एकदम खड़ा ढाल है, और इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एबाइकल प्लेन, या फिर क्या कहते हैं इसे डीप सी प्लेन के बीच का भाग कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जब एकदम आखिरी में पहुंच जाता है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज की स्थिति आती है, मतलब महाद्वीपीय उभार, जिसमें कई फैन मिलकर, अभी आपको बताएंगे, कई मतलब फैन बनकर कॉन्टिनेंटल राइज का निर्माण करते हैं। और कॉन्टिनेंटल राइज के बाद एबाइकल प्लेन आता है, जो कि एकदम सबसे गहरी वाला, इसी को डीप सी एबाइकल प्लेन को ही डीप सी प्लेन कहते हैं, ठीक है। एकदम सबसे गहरा नितली मैदान कहा जाता है इसे, ठीक है। और इसके एकदम नीचे जब जाएंगे तो ट्रेंचे गर्त होते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच हो गया, जो सभी महान महान ट्रेंचें नहीं पाई जाती हैं, पोर्टोरिको अटलांटिक सबसे गहरा ट्रेंच हो गया, मेरियाना विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच, तो ये सब ट्रेंच के हो गए, ठीक है। फिर इसमें देखिए जो जो उच्चावच पाए जा रहे हैं उसके बारे में अध्ययन हो रहा है। और देखिए मिड ओशनिक रिज आप देखे होंगे, अटलांटिक में है आपका मिड ओशनिक रिज जो कि सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आपका पैसिफिक में भी है, पैसिफिक में तो मिड में नहीं पाया जाता, इंडियन में भी है, आर्कटिक में है। तो ये सब मिड ओशनिक रिज है, जो कि आप जानते हैं जब दो प्लेटें डाइवर्ज होती हैं तो बीच वाला मैग्मा ऊपर निकलता है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ठीक है। रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, मिड ओशनिक रिज का निर्माण होता है, बेसाल्ट क्रस्ट न्यू क्रस्ट फार्म होता है। इसे सब मरीन माउंटेन रेंज भी कहते हैं, जो कि क्योंकि ये पानी में जब डूबा रहता है तो सब मरीन माउंटेन रेंज कहेंगे। ये श्रृंखलाओं में पाया जाता है, सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा श्रृंखला पाई जाती है। ये एंडीज पर्वत जो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मतलब कि पर्वत है श्रृंखलाओं में, वैसे ही समुद्र के अंदर सबसे बड़ी श्रृंखला जो सबमरीन के लिए सब माउंटेन रेंजेस की कहा जाता है, सबसे बड़ी श्रृंखला मिड ओशनिक रिज पाई जाती है।
फिर आइसलैंड भी बनता है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ये ऊपर लिंदम पहुंच जाता है, तो इसी में जो द्वीप टाइप निकल जाते हैं फिर आइसलैंड कहते हैं। प्रवाल भित्तियों द्वारा भी आइसलैंड बनता है। फिर उसके बाद ही माउंट, जो नितली जो एबाइकल प्लेन है, ये नितल बॉटम ही बॉटम है, नितली प्लेन है। इसमें जब छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं उसी को ही माउंट कहते हैं। और जब यही पहाड़ियों का टॉप जो है फ्लैट रहता है, टेबल लैंड जिसे कहा जाता है, गुयाट कहा जाता है। ठीक शीर्ष जो है उसका सपाट हो जाता है तो उसे गुयाट कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ जानते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 200 मीटर गहराई पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप 2000 से 3000 मीटर तक, और एबाइकल प्लेन 3000 से 6000 मीटर तक। और एकदम गहराई अगर हम देखें तो 10,000 मीटर माना जाता है, औसत ही ये सब लिया गया है। अब आते हैं अपनी बातों पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, महाद्वीपीय मंग तट पर। तो महाद्वीपों के किनारों पर, जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, उसके किनारों पर उथले हुए, उभरे मतलब शैलो टाइप के होते हैं ना, उथले हुए समुद्री भाग, शैलो सी भाग को आपको महाद्वीपीय मंग तट कहा जाता है। और इसकी जो औसत गहराई है वह 100 फैदम माना जाता है। 100 फैदम, 1 फैदम इक्वल टू 6 फीट होता है, या 1.5 मीटर कहते हैं। ठीक है, तो उथली गहराई 100 फैदम कहिए, या फिर 180 मीटर कहिए, या 600 फीट कहिए इसे, क्योंकि 1 फैदम इक्वल टू 6 फीट कहिए, या फिर 1.5 मीटर कहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो स्लोप है वह 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में पाया जाएगा। ठीक, और जिस बिंदु पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ समाप्त होगा, मैंने आपको बताया ना, जिस बिंदु पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ समाप्त होगा उस बिंदु को आपको शेल्फ ब्रेक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शेल्फ ब्रेक मैंने आपको बताया ही था। अब बढ़ते हैं, संपूर्ण महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का 8.6% भाग कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। जो पूरा महासागर है, आप इंडियन पैसिफिक सभी महासागरों को अगर मिला लें, उनके जो नितल है, जो बॉटम है, उनके क्षेत्रफल का जो पूरा, हम यही पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉटम रिलीफ पढ़ रहे हैं, तो पूरे बॉटम रिलीफ का मिलाकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, जिसमें 8.6% अकेले जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे, इन सबको मिला के, एबाइकल प्लेन पढ़ेंगे, सबको मिला के 8.6% कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एबाइकल प्लेन का हिस्सा माना जाता है संपूर्ण महासागरीय नितल का। तो अब अगर हम अलग अलग करके देखें, अटलांटिक ओशियन के पूरे क्षेत्रफल का 13.3% भाग जो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अटलांटिक ओशियन को अगर हम ओनली लें, सिर्फ अटलांटिक महासागर को लें, तो 13.3% भाग सबसे ज़्यादा जो की है। ये प्रश्न बन सकता है कि किस महाद्वीपीय मंग तट पर, मतलब किस महाद्वीपीय मंग तट पर सर्वाधिक विस्तार आपका पाया जाता है मंग तट का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया है कि महाद्वीपीय मंग तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, 13.3। उसके बाद पैसिफिक ओशियन पाया जाता है जो कि 5.7%, फिर इंडियन ओशियन जो कि 4.2% है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के 20% खनिज जो हैं इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख रहे हैं ना, इस पे 20% खनिज इसी पे उत्पादन होता है। जैसे आपका पेट्रोलियम हुआ, खनिज संसाधन जितने भी हैं, और फिर उसके बाद खनिज संसाधन और फिर जैविक संसाधन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी जानते रहेगा, जैविक संसाधन जैसे मछली हो गया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए 20% खनिज संसाधन यहाँ पे मिलते हैं। और इस चीज़ ये भी जानते रहिए कि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का जो पश्चिमी मंग तट है वह पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। जो वेस्टर्न घाट है वह ईस्टर्न घाट से ज़्यादा चौड़ा है, 1/3 भाग कह सकते हैं चौड़ा है। आप इसे देखेंगे तो अधिक चौड़ा मतलब पूर्वी तट के 1/3 भाग ज़्यादा चौड़ा है पश्चिमी तट। आप इसे समझ सकते हैं कि ईस्टर्न जो कोस्ट है वह 50 किलोमीटर ब्रॉड है, चौड़ा है, जो 50 किलोमीटर ब्रॉड है, और जो वहीं वेस्टर्न कोस्ट जो है वो 150 किलोमीटर ब्रॉड है। इसलिए 1/3 भाग आपका ज़्यादा है वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न के 1/3 भाग। ये आपका ये बात हो गई। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि यदि कोस्ट के पास पर्वत हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सकरा होगा, और यदि नदी है तो कोस्ट पर तो शेल्फ जो है वह चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ले सकते हैं। वहाँ पर एंडीज पर्वत जहाँ पे है, वहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो रहेगा वह सकरा रहेगा, और वहीं पे आपका उसके जहाँ पे अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील के समय, वहाँ पे जब नदियों के मुहाने पे, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वह चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय मंग ढाल जिसे कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन के बीच का भाग कहा जाता है। एक चीज़ को हम ऐसे समझा सकते हैं, आप ऐसे इसमें समझिए, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये एबाइकल प्लेन को ही डीप सी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, इसके बीच का भाग होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है,
ये तीव्र ढाल होता है, देख रहे हैं ये ढाल जो इसका तीव्र रहता है, और इसका जो स्लोप रहता है वह 3 से 5 डिग्री, देखिए स्लोप स्लोप मतलब ढाल जो है 3 से 5 डिग्री के बीच में रहता है। देखें तीव्र ढाल स्टीप स्लोप होता है, इसलिए इस पर डिपॉजिट नहीं हो पाता, इस पर जो मलबा जो है रुक नहीं पाता, डिपॉजिट नहीं होता है। डिपॉजिट जो है डीप सी प्लेन पे होता है, जो डिपोजिशन होता है आप यहाँ समझिए, यहाँ क्या जाता है डिपोजिशन आपका एबाइशियल प्लेन पे, यहाँ पे डीप सी प्लेन जिसे कहिए या फिर एबाइशियल प्लेन, यहाँ पे डिपोजिशन होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप पे डिपोजिशन नहीं हो पाता, क्योंकि खड़ा ढाल है ना, इसलिए स्लोप नहीं हो, स्लोप खड़ा है इसलिए आपका डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। ये इसकी बात हो गई। अब आते हैं इसकी गहराई पर, तो इसकी गहराई गहराई मानी गई है 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर के बीच में इसकी डेप्थ मानी जाती है। और इसका जो ढाल है वह 3 डिग्री से 5 डिग्री, कहीं पे 3 से 5 या 2 से 5 माना जाता है। औसत इसका लिखा जाए तो 4 डिग्री है, ठीक है, जो स्लोप है वह 4 डिग्री है। ये समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का, अभी मैंने बताया ना, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का कितना था 8.6% था, उसी प्रकार के कॉन्टिनेंटल स्लोप भी समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का 8.5% भाग पर स्थित है। और अटलांटिक ओशियन में अगर हम इसको देखें, अब ओशियन को बांट कर अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशियन में 12.4% है, जो कि सबसे सर्वाधिक है। ये भी प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन नंबर पहला वहाँ मैंने बनाया था, ये देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया, महाद्वीपी मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक ओशियन में। उसी प्रकार के महाद्वीपी मग्न ढाल का कॉन्टिनेंटल स्लोप का सर्वाधिक विस्तार आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप का अटलांटिक ओशियन में ही मिलेगा। अटलांटिक ओशियन में 12.4%, पैसिफिक में 7%, इंडियन ओशियन में आपका 6.5% है, ठीक है। अब आते हैं सबमरीन कैनियन। इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप पर, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का मैंने देखिए दर्शाया है, ये देखिए स्लोप है, ये ढाल है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। इसी स्लोप पर एक खड्ड टाइप का बन जाता है, गड्ढा टाइप का बन जाता है, अपर्दन होने की वजह से, ये कई भी के कारण बताए गए हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप पर सकरी गहरी लॉन्ग नैरो एंड वेरी डीप वैली बन जाती है, ट्रेंचेस खाइयाँ बन जाती हैं, उसी को सबमरीन कैनियन कहते हैं। अभी देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये देखिए ढाल बनाया हुआ ना मैंने, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसी पे जो गड्ढा टाइप बन जा रहा है बीच में, उसी को सबमरीन कैनियन कहते हैं। और ये जो गड्ढा जो है यहाँ पे जाकर आपका मतलब डेब्रिस जो है यहाँ पे जमा कर दे रहा है। तो ये फैन, देखिए एल्यूअल फैन नहीं था कॉन्टिनेंटल में, वैसे ही यहाँ पे एक फैन टाइप का निर्माण, पंख टाइप का निर्माण हो जाता है डिपोजिशन से, ठीक है। और जब यही पंख कई पंख जब इसमें आपस में मिल जाते हैं तो कॉन्टिनेंटल राइज का निर्माण हो जाता है, आगे मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबमरीन कैनियन अंतरसागरीय कंदराएं जिसे कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप पर सकरी गहरी लॉन्ग नैरो एंड वेरी डीप वैली ट्रेंचेस हैं। और शेफर्ड कहते हैं इसके बारे में, सबमरीन कैनियन के बारे में, शेफर्ड के अनुसार ये कंदराएं स्थल पर नदी द्वारा निर्मित युवावस्था की घाटियों के समान होती हैं, मतलब सिमिलर ऐसा लगती हैं कि देखिए स्थल पर युवावस्था घाटियाँ जो है गहरी करती रहती हैं, डीप वैली, वैसे ये समान लगती हैं, घाटियों समान लगती, परंतु इनकी गहराई का अधिक होता है, इनकी जो डीप्थ रहती है वह अधिक होती है, ठीक है।